So please welcome our guest speaker for today, ex-wing commander of Indian Air Force, Anuma Acharya ma'am, and give her a huge round of applause. A very warm welcome to you, ma'am. Now, I would like to brief our students and parents the chief guest's inspirational journey. Okay, I guess there is a network issue with Priyambada, and hopefully she'll be back very soon. Hi, Edwin. Good afternoon, ma'am. Yeah, good afternoon. Should we start? Yeah, ma'am. So this was supposed to be Priyambada's speech, but I think we should start. She probably lost her connection, and I think we should just go ahead and start. So good afternoon, the team of Springfield and all the children who are here. I am so happy to be with you. It is such a wonderful way to connect with Vidisha and to the school who has such a wonderful facilities. I am really impressed with your school. And Priyambada, may I start with your permission? Thank you so much. So, I am here to tell you about the armed forces and how we make an entry to the armed forces if we want to make it a career. सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आर्म फोर्सेस जो है उसमें एयरफोर्स, आर्मी, नेवी है और बिकॉज क्योंकि मैं एयरफोर्स में हूँ तो मैं आपको एयरफोर्स के बारे में बताऊंगी। तो आपको मेरी आवाज आ रही है पूरी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो सबसे पहले तो मैं एयरफोर्स के बारे में बताऊंगी, एयरफोर्स की ब्रांचेस के बारे में, क्योंकि एयरफोर्स का मतलब फ्लाइंग तो होता है, लेकिन फ्लाइंग में पायलट और जो लोग होते हैं ग्राउंड ड्यूटीज पर उनके बारे में। एयरफोर्स इज ऑल अबाउट अ टीम ऑफ पीपल। तो प्लेन चलाना है क्या? बड़े होकर प्लेन चलाना है। बिल्कुल। सो प्लेन चलाने के पहले हम ये जान ले कि
एक होते हैं फाइटर्स ब्रांच होती है जो कि जिसको आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, फिर ट्रांसपोर्ट्स होते हैं और हेलीकॉप्टर्स होते हैं। इसके अलावा भारतीय वायुसेना में तीन तो हमारी फ्लाइंग की ब्रांचेस हो गई, उसके अलावा होती है एडमिनिस्ट्रेशन, लॉजिस्टिक्स जो मेरी ब्रांच है, टेक्निकल ऑफिसर्स होते हैं, इंजीनियर्स, अकाउंट्स, एजुकेशन, मेडिकल और Anuma ma'am, I think you muted yourself. I muted for a while because there was a technical issue. I was not sure whether you are listening or not, able to hear me or not. Anyway, so I'll just tell the students about जो फोर्स है वो उसका कंपोजिशन केवल जहाजों से नहीं होता है, उनको चलाने के लिए हमारे यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन, लॉजिस्टिक्स, इंजीनियर्स, अकाउंट्स, एजुकेशन और डॉक्टर्स भी होते हैं। उसके अलावा वो लोग होते हैं जो एक पायलट को ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स में रास्ता बताते हैं, मैप पढ़ के बताते हैं, तो उनको नेविगेटर्स कहते हैं। और उसके अलावा मौसम विज्ञान होता है, मेट्रोलॉजी। तो ये 8 ब्रांचेस टोटल होती हैं ग्राउंड ड्यूटीज में और 3 ब्रांचेस होती हैं फ्लाइंग में। अब टाइप ऑफ कमीशंस कैसे होते हैं? शॉर्ट सर्विस कमीशन होते हैं, यानी कि अगर आप सेना में या फौज में, आर्मी में, एयरफोर्स में या नेवी में थोड़े समय के लिए जाना चाहते हैं तो शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है, और अगर उसे आप परमानेंट कैरियर की तरह देखते हैं तो परमानेंट कमीशन होता है। तो उसमें एनडीए से भी एक एंट्री होती है जो आप 12th के बाद करेंगे, और उसके अलावा सीडीएस होता है। अब जितने भी ग्रेजुएट्स होते हैं वो एफकैट भी दे सकते हैं। Are you with me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. I'm just checking out because आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर आप 12th के बाद अगर मान लिया, मैं चाहती हूँ कि एनडीए में आप करें क्वालिफाई, लेकिन अगर नहीं हो पाता है तो आपके ऑप्शन खत्म नहीं होते हैं। आप आगे चल के सीडीएस दे सकते हैं, और किसी भी स्ट्रीम में अगर आप हैं तो आप ग्रेजुएशन करने के बाद आपको फर्स्ट क्लास करना पड़ेगा, तो आप एफकैट दे सकते हैं। उसके अलावा एनसीसी सी सर्टिफिकेट की एक और एंट्री अलग से होती है। और अगर आपको पायलट ही बनना है तो आपको पीएबीटी, जो पुराने जमाने में इसे पीएबीटी कहते थे, ये पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट होता है। इसमें पायलट के रिफ्लेक्सेस और एनालॉग संकेतों को वो कैसे समझ सकता है। एक तो डिजिटल होता है जिसमें हमें डिजिट्स दिखती हैं, दूसरा एनालॉग जैसे घड़ी की सुइयां हुई तो ये एनालॉग्स, तो इसको वो किस तरह से समझ सकता है। पीएबीटी या सीपीएसएस ये जिंदगी में सिर्फ एक बार होता है, इसका कोई दूसरा मौका नहीं मिलता। तो अगर आपके रिफ्लेक्सेस सही है, आपको एनालॉग सिग्नल्स पढ़ना समझना आता है, और वो सिखाते हैं टेस्ट के पहले, वो सिखाते हैं, बस वही देखना चाहते हैं कि आपका उस पर रिस्पॉन्स कैसा है। तो ये तो हो गया हमारा कमीशन के टाइप्स की, परमानेंट और शॉर्ट सर्विस। अब जो पायलट्स होते हैं वो एक ही बार में शॉर्ट सर्विस कमीशन 14 साल की भी नौकरी कर सकते हैं, या फिर वो 37 इयर्स तक, जब तक वो रहना चाहें भारतीय वायुसेना में तब तक रह सकते हैं। इंजीनियर्स और दूसरे ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर्स या तो वो परमानेंट नौकरी के लिए ऑप्शन दे सकते हैं, परमानेंट सर्विस के लिए अगेन 37-38 इयर्स, या फिर वो 10 साल का इनिशियल पीरियड और 4 साल का एक्सटेंशन, वो इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। इस तरह से वो परमानेंट कमीशन और शॉर्ट सर्विस कमीशन को चूज कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया ब्रांचेस के बारे में और एयरफोर्स के टाइप ऑफ कमीशन के बारे में, और ये भी बताया कि कैसे आप ग्रेजुएशन के बाद एफकैट दे सकते हैं और उससे आप परमानेंट या शॉर्ट सर्विस कमीशन में जा सकते हैं। पहले जो महिलाओं की एंट्रीज होती थी, जैसे हमारी जो एंट्री थी वो एक स्पेशल एंट्री स्कीम के तहत होती थी, और उसमें केवल हमें 5 से 11 साल 10 साल तक की जॉब करने का एक ऑप्शन था। इसके अलावा अगर आप ये सारे मौके भी चूक जाते हैं और जीवन के किसी समय में आपको लगता है कि हमें सेनाओं से जुड़ना है,
हमें उनके साथ रहना है, तो आप टेरिटोरियल आर्मी भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए एक प्रिलिमिनरी इंटरव्यू बोर्ड होता है, पर वो मेरा आज का फोकस नहीं है। टेरिटोरियल आर्मी तब जब आप बाकी सारे ऑप्शंस जो हैं आपके खत्म हो जाते हैं और आप फिर भी आर्मी से जुड़ना चाहते हैं, आपने कोई दूसरा जॉब लिया है, तो उस समय टेरिटोरियल आर्मी, जैसे आप में से कितने बच्चे जानते हैं कि धोनी जो है वो आर्मी के कर्नल का उनको एक मानद रैंक दी गई है, आपको मालूम है ना? यस मैम। हाँ, तो जो धोनी जिस तरह से है उस तरह से वो टेरिटोरियल आर्मी के रूट से गए हैं। अब आपको जिस सर्विस के लिए मैं बता रही हूँ, तो उसकी क्वालिटी के बारे में भी तो बताऊं, क्योंकि आपने तो एड देखे होंगे, ऐसा देखा होगा आर्मी का एड क्या है, लाइफ लेस ऑर्डिनरी, और एक पहले एड आता था, डू यू हैव इट इन यू? अगर आपके पास वो चीज है तभी आप आर्मी में जा सकते हैं। ऐसे ही एयरफोर्स का है, अ कट अबव, मतलब आपको नॉर्मल से अबव जाना है, अ कट अबव। और इंडियन नेवी का है द ओशियन ऑफ अपॉर्चुनिटीज। तो इस तरह से जो वो कहते हैं वो सिर्फ कहने के लिए या ब्रांडिंग या मार्केटिंग के लिए नहीं होता, क्योंकि आर्म फोर्सेस भारत में आज एक सबसे अच्छे एम्प्लॉयर है। अभी जब ये पैंडेमिक हो रखा है कोरोना, तो ऐसे में सबसे सिक्योर जॉब जो है वो आपको आर्म फोर्सेस की तरफ लेके जा सकता है। एक डिस्क्लेमर कर दूं मैं कि जब मैं ये कहती हूँ कि आर्म फोर्सेस सबसे बेहतरीन एम्प्लॉयर है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कहीं भी किसी और व्यवसाय को, किसी और एंटरप्रेन्योरशिप को, किसी और कॉर्पोरेट के जॉब को कहीं डिमीन कर रही हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पर मैं जो कहना चाहती हूँ, चूंकि मैं आर्म फोर्सेस से आती हूँ, तो मैं उसके बारे में बात करूंगी, और मेरा मकसद ही ये है कि आप उसकी अच्छाइयां समझें। तो एक तो जॉब सिक्योरिटी है, when you die and then you have work opportunity with fulfillment of all your hobbies। आप काम भी करिए, वहां भी चुनौतियां, और जो आपकी हॉबीज हैं वो भी आप सेना के खर्चों पर पूरी कर सकते हैं। जैसे आपको अगर माउंटेनियरिंग करना है, या आपको पैराग्लाइडिंग करना है, या आपको पैरा जंपिंग करना है, तो आपने देखा होगा जब हमारा वायुसेना दिवस होता है या 26 जनवरी होती है, तो पैरा जंपिंग होती है, बहुत सारे पायलट्स एक साथ नीचे उतरते हैं। तो ये सारा कुछ जो है, ये सेना में रहते हुए आप ये सारी हॉबीज पूरी कर सकते हैं। फिर आपका जो एक्सेस होता है वो स्टेट ऑफ द आर्ट इंस्टीट्यूट के पास होता है, तक होता है, और आपको कहीं पर भी कॉन्फिडेंस जो है आपका कहीं लूज नहीं होता। यू आर फिट टू एवरी काइंड ऑफ सोसाइटी, वेदर इट इज ऊपर वाले लोग जो आप जिनको ऊपर का समझते हैं वो भी, और चूंकि आपके साथ जवान होते हैं, आप टीम बनाते हैं, तो वो भी। फिर एक डिसिप्लिन वाली लाइफ तो होती है, हेल्दी, हैप्पी, और एक ऐसी लाइफ जिसमें सोशल लाइफ भी होती है, पार्टीज होती है बहुत सारी। पर पार्टी का मतलब आप ये मत समझिएगा कि पार्टी में आप केवल एक मस्ती कर सकते हैं। एवरी पार्टी ऑफ द आर्म फोर्सेस इज लाइक अ परेड। परेड का मतलब ये है कि आने का टाइम फिक्स, आप क्या पहनेंगे, आपकी कैसा अटायर होना चाहिए वो फिक्स। पार्टीज में आप अपनी वाइफ को जरूर लेकर आएंगे, क्योंकि आपकी जो पार्टनर होती है या आपका पार्टनर जो होता है वो भी आर्म फोर्सेस का उतना ही महत्वपूर्ण अंग होता है। तो वो भी फिक्स कि आपको उनके साथ आना है। फिर जिनके सम्मान में या जिनकी फेयरवेल के लिए पार्टी है, उनको हमें खुश रखना होता है उस दिन, उनके लिए कुछ गेम्स ऑर्गेनाइज करते हैं, उनको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनाया जाता है। लोग आर्म फोर्सेस के बारे में समझते हैं, आप तो इतने बड़े बच्चे सभी हैं जो ये समझते हैं कि देयर इज अ ड्रिंकिंग, सोशल ड्रिंकिंग। सो उसका सबसे बेहतरीन और सबसे डिसिप्लिन्ड एग्जाम्पल आर्म फोर्सेस में ही आपको देखने को मिलेगा। कोई स्पिलिंग ओवर नहीं होती, कोई किसी तरह से बहकता नहीं है, और सब लोग पार्टी के नियत समय पर आते हैं, और जाने का समय भी बिल्कुल निर्धारित होता है। तो इस तरह का सोशल फोरम होता है। और अब चूंकि आपको सर्विसेज के एनवायरनमेंट के बारे में बताया, तो जरूरी है कि मैं आपको बताऊं कि आप उसमें एंट्री कैसे आप ले सकते हैं। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, एक तो ये वर्ड याद रखिए, और एक सर्विस सिलेक्शन सेंटर याद रखिए, एसएसबी और एसएससी। एसएसबी जो है वो हम आमतौर पर यूनिट, एक सिंगल अगर कोई इंस्टीट्यूट है जो आपका टेस्ट कर रहा है, उसको हम सर्विस सिलेक्शन बोर्ड कहते हैं। तो इंडियन एयरफोर्स के 4 सर्विस सिलेक्शन बोर्ड हैं।
जो देहरादून, वाराणसी, मैसूर और एक अभी है गांधीनगर में, नया है ये। तो ये 4 सर्विस सिलेक्शन बोर्ड हैं और इंडियन आर्मी के सर्विस सिलेक्शन सेंटर्स हैं। तो ये जो सेंटर्स हैं, एक तो इलाहाबाद में है, एक हमारे भोपाल में है पड़ोस में, एक हमारा बैंगलोर में है और एक अभी नया पंजाब में कपूरथला में खुला है। तो सर्विस सिलेक्शन सेंटर में, हर एक सेंटर में 4 बोर्ड होते हैं। तो मम्मी मुझे एयरफोर्स में तो अलग अलग इंडिपेंडेंट बोर्ड होते हैं, लेकिन आर्मी में 4 सिलेक्शन बोर्ड होते हैं। 3 आर्मी का काम करते हैं, आर्मी के लिए सिलेक्शन करते हैं, और एक इंडियन नेवी के लिए सिलेक्ट करता है। तो इस तरह से सिलेक्शन बोर्ड, जहाँ पे इंटरव्यू या जिसको आप कहते हैं 5 दिन का एक प्रक्रिया होती है, वो वहां होती है प्रोसीजर। ट्रेनिंग एकेडमीज जो है, एक तो आप जानते हैं पटना में है, और जो है हेलो, आर यू विद मी? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. इस बारे में तो आप जानते हैं। Yes, ma'am. IMA देहरादून में है, IMA देहरादून में है, और उसके अलावा शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए आर्मी का जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वो OTA में है, विच इज ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, ये मद्रास में है। और एयरफोर्स का एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद के पास है। एयरफोर्स आर्म फोर्सेस एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज ये बैंगलोर में है, जहाँ पे इंजीनियर्स ट्रेन होते हैं। और नेवी का एडीमाला, जिसको एसडी माला लिखा जाता है, ये केरल में है, एडीमाला। तो यहाँ नेवी की ट्रेनिंग होती है। अब आपसे बात करनी पड़ेगी कि आप इसके लिए प्रिपेयर कैसे करें। जब हमारा समय था, ऐसे 25 साल पहले, तो बहुत कम लिटरेचर या बहुत कम गाइडेंस अवेलेबल था। अब आप गूगल पे, मेरे ख्याल से आप में से कुछ बच्चों ने तो जरूर ट्राई किया होगा इस प्रेजेंटेशन में आने के पहले कि किस तरह से हम आर्म फोर्सेस ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर नहीं किया है तो आप करेंगे तो आपको बहुत बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, बहुत बहुत सारे आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे, पूरा प्रोसीजर मिल जाएगा। किसी में आपको लॉगिन करने के लिए कुछ फी देनी पड़ेगी, कुछ ऐसे ही बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स भी भोपाल में हैं, कम से कम 3-4 तो मैं ही जानती हूँ। उसके अलावा आजकल व्हाट्सएप में एक ऐप भी आ रही है। लेकिन मेरा सिर्फ आपसे ये कहना है बच्चों कि अगर आप एक नॉन साइंटिफिक तरीके से वो बनने की कोशिश करेंगे जो आपके अंदर नहीं है, तो ना तो आप सर्विस को जस्टिफाई कर पाएंगे, और ना ही आपका एक्चुअली आपका जब तक नेचुरल सेल्फ अलाइव नहीं होगा तो आप आर्म फोर्सेस में एंट्री करने के काबिल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि जो वहाँ एग्जामिनर्स होते हैं बहुत ही स्किल्ड होते हैं, और हम उनको कुछ इंडिकेट करके नहीं पाते। Are you with me? Yes, ma'am. अब मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज बताने वाली हूँ, बिकॉज जब मैंने आपसे कहा कि बहुत कुछ मटेरियल अवेलेबल है, आपको बेसिक जानकारी वहां से मिल जाएगी, पर साथ में मैंने क्या कहा कि नॉन साइंटिफिक तरीके से मत तैयार करिए, अपना नेचुरल सेल्फ बरकरार रखिए। उसका क्या मतलब है कि जो आर्म फोर्सेस होती हैं, अब मैं पूरी आर्म फोर्सेस के तीनों का एक ही प्रोसीजर है, क्योंकि ये बड़ा टाइम टेस्टेड प्रोसीजर है और बहुत समय से है, लेकिन अभी भी फूल प्रूफ है। इसको कोई बुद्धू बना के अंदर बहुत कम लोग, मतलब एक स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको कहते हैं 1% अगर होगा तो ऐसा ही 1% कोई ऐसे लोग आ जाते हैं, नहीं तो जो लोग आते हैं वो काफी उस स्टैंडर्ड के होते हैं जैसे कि आर्म फोर्सेस को हमें चाहिए। तो हमारे लिए जीवन में क्या क्या इम्पोर्टेंट है, तो माइंड इम्पोर्टेंट है, दिमाग, और दूसरा दिल जरूरी है। तो पहली चीज हम बात करेंगे माइंड क्वालिटीज की। तो माइंड क्वालिटीज क्या क्या होती हैं? इंटेलिजेंस होती है, जैसे जनरल इंटेलिजेंस भी और इफेक्टिव इंटेलिजेंस भी, मतलब अप्लाइड। कोई बच्चा बड़ा अच्छा होता है कि कोई हम मुसीबत में फंस जाते हैं, अचानक उसके पास एक अच्छा हम ऐसा नहीं ऐसा कर देंगे, हम बकेट से ये कर लेंगे, हम रस्सी से वो कर लेंगे, इस तरह की कोई चीज जो करता है तो अप्लाइड एक तरह की इंटेलिजेंस होगी। फिर दूसरा है रीजनिंग एबिलिटीज। कुछ लोग मैथ्स में अच्छे इसीलिए होते हैं कि उनकी रीजनिंग एबिलिटीज अच्छी होती है। तीसरी चीज है परसेप्टिबिलिटी, आप किसी चीज को परसीव कैसे करते हैं। और चौथी चीज है जो दिमाग से रिलेटेड होती है, वो है आपका स्पीड
स्पीड ऑफ जजमेंट और एक्यूरेसी ऑफ जजमेंट। तो ये 4 चीजें होती हैं जो आपके माइंड की क्वालिटीज होती हैं। तो आपको इनके लिए टेस्ट किया जाता है। अब वो कैसे टेस्ट किया जाता है वो मैं बताऊंगी आपको, पर आप ये समझ लें कि 2 चीजें हैं। पहली चीज है कि माइंड क्वालिटीज, दूसरी चीज है हार्ट क्वालिटीज। You don't need wings to be an angel. You just need a heart of gold to be an angel. You agree with me? Yes, ma'am. Exactly. Yes, ma'am. इसमें हार्ट क्वालिटीज की बात कर रहे हैं। Yes, तो ma'am. हार्ट से जुड़ी हुई क्वालिटीज है, उनमें पहली चीज है इमोशनल कनेक्ट। क्योंकि आप अगर एक अधिकारी बनते हैं, एक ऐसे फौज के अधिकारी बनते हैं जिसके कहने पर दूसरे लोगों को भी जान देनी है और वो लीड कर रहा है सामने से, तो उसके लिए आपको उसके ऊपर इमोशनल कनेक्ट तो होना पड़ेगा, इमोशनली कनेक्ट होना पड़ेगा, एक इमोशनल प्रभाव छोड़ना पड़ेगा। तो उसको कैसे टेस्ट किया जाता है? उसको ऐसे टेस्ट करते हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि आपका आपके पेरेंट्स के साथ कैसा इमोशनल कनेक्ट है, अपने रिलेटिव्स के साथ कैसा इमोशनल कनेक्ट है, अपने फ्रेंड्स के साथ आप कैसे हो, आपके टीचर्स आपको किस एंगल से व्यू करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप खुद अपने आप को पहचानते हो कि नहीं। हाउ यू एनालाइज योरसेल्फ, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक तो हार्ट क्वालिटीज में मैंने आपको बताया इमोशनल कनेक्ट, इससे और दूसरे जो एट्रीब्यूट्स है ना वो जुड़ते हैं, आगे टेस्ट के जो बाकी एट्रीब्यूट्स है वो जुड़ते हैं। दूसरा रिस्पॉन्सिबल रोल्स। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको अगर दिवाली मेला का काम दिया जाए, कोई फेस्ट आपके यहाँ हो रहा हो, या आपका फाउंडर्स डे हो स्कूल का, या फिर कोई स्पोर्ट्स का इवेंट हो रहा हो, तो आप उसकी ऑर्गेनाइजिंग का जिम्मेदारी टीचर के साथ मिलके लेते हैं। कुछ लोग अपने मर्जी से लेते हैं और कुछ लोग धक्का देने पर लेते हैं, अच्छे से करते हैं। कुछ लोग धक्का देने पर भी बोलते हैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड, व्हाट कैन आई डू विद दिस, नहीं इससे मेरा कुछ नहीं होने वाला। तो दूसरी चीज जिसकी मैं बात कर रही हूँ कि जो लोग रिस्पॉन्सिबल रोल्स लेते हैं वो आर्म फोर्सेस को चाहिए, क्योंकि आर्म फोर्सेस इज ऑल अबाउट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सारे दूसरे सेगमेंट में भी ऐसा होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी ही पड़ती है, तो आर्म फोर्सेस में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। इसके लिए आप कभी स्पोर्ट्स कैप्टन हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं, क्लास कैप्टन की, हाउस कैप्टन की, स्कूल कैप्टन की, आपको बहुत बहुत मौके मिलते हैं। तो अगर आर्म फोर्सेस में आना है तो आपको थोड़ा एक्सट्रोवर्ट होना पड़ेगा। इंट्रोवर्ट होके और घर में वीडियो गेम खेलते हुए वो कुछ नहीं होता उससे, क्योंकि उससे टीम कहाँ बनती है, उससे तो आप अपने आप के पास रहते हैं। फिर कम्युनिकेशन स्किल्स। अब इसमें क्या है, एक तो कमांड ओवर लैंग्वेज, वो तो चाहिए ही चाहिए। फिर आप नॉन वर्बल एक्सप्रेशन कैसे करते हैं। कई बार आपके टीचर, आप बहुत परेशान है या आप कुछ बैठे हैं चुपचाप, टीचर एक पीछे से आपके आके कंधे पर थोड़ा सा हाथ फेरते या आपको टैप करते, तो you feel that is also a communication, but that's a non-verbal communication. तो वो तीसरा, आप कितने जल्दी कनेक्ट करते हैं। तो ये जो मैं आपको क्वालिटीज बता रही हूँ, हार्ट क्वालिटीज और माइंड क्वालिटी, इनको मिला के जो एक क्वालिटीज बनती है उनको हम कहते हैं बहुत फेमस, आर्म फोर्सेस का सबसे फेमस OLQ, दैट इज ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। अब इसमें क्या होता है, जैसे हमको किसी को डांट लगानी होती है, अपने किसी कोर्समेट को या उससे कुछ लड़ना होता है, तो हम उसको डांटते कैसे, यू डोंट हैव एनी OLQ, गुड फॉर नथिंग। तो ये इस तरह से हम डांटते हैं। OLQ क्या है, OLQ में इन्हीं चीजों में जो मैंने आपको माइंड क्वालिटीज बताई और हार्ट क्वालिटीज बताई, इसी में जुड़ जाता है करेज, इसी में जुड़ जाता है टीम बनाने की काबिलियत, इसी में जुड़ जाता है आप कितना रिस्क ले सकते हो। रिस्क का मतलब बेवकूफी वाला रिस्क नहीं, कैलकुलेटेड रिस्क, जिससे आपकी जो सक्सेस जो है वो अश्योर्ड हो। और सबसे बड़ी बात, स्टे पॉजिटिव, कम व्हाट में, कुछ भी हो। जैसे अभी कनेक्टिविटी का मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई ये कनेक्ट नहीं हो रहा है, या आप लोग मेरी बात सुन पा रहे हो कि नहीं, बट आई एम वेरी पॉजिटिव इन माई माइंड कि कम्युनिकेशन अगर एक तरफ से जा रहा है तो वो जरूर दूसरी तरफ रिसीव भी हो रहा है। तो दिस इज आवर ऑफिसर लाइक क्वालिटी। अब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आप जहां पर अभी हो ना वहीं से शुरुआत करो, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि आप किसी इंस्टीट्यूट में जाके अगर ये चीज सीखोगे तो वो नेचुरल नहीं होगा। अगर आप उसको आज से इनकलकेट करो अपने आप में, जैसे जहां जहां मौके मिले उनको आप ग्रैब करना शुरू करो, तो जाके आप
आप में इम्बाइब कर पाएंगे, नर्चर कर पाएंगे और वो आपकी आदत में आएगा। तो आर्म फोर्सेस को कैसे लोग चाहिए जो लीडरशिप क्वालिटीज जिनमें हो लेकिन अपने आप बनी हुई हो। आप किसी को डॉज नहीं कर सकते, आप कितने भी, यू कांट आउटस्मार्ट एवरीबडी एवरी टाइम। एक आध बार कभी कोई बुद्धू बनता है लेकिन हम हर बार नहीं कर सकते हैं। तो उसमें क्या है, जो छोटी क्लासेस हैं, अगर आपके घर में कोई भाई बहन है उसको आप 6-7 से ये नर्चर कर सकते हो। और इनिशिएटिव्स लेना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ये एग्जिबिट करना है, लाइवलीनेस। डल और बोरिंग लोगों को आप खुद पसंद नहीं करते, आप खुद उनको दोस्त नहीं बनाते हो, तो फिर आप किसी के सामने डल एंड बोरिंग अपने आप को प्रोजेक्ट करोगे तो कौन आपके साथ दोस्ती करेगा, है कि नहीं? तो फिर ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटीज, जो आपके फेस्ट है उसी से ही शुरू कर सकते हैं हम, छोटी छोटी चीजें हैं। फिर हमें सोशल क्वालिटीज चाहिए जिसमें आदमी, जो इंसान है वो सोशली एक दूसरे से कनेक्ट हो। कई बार ऐसे होता है ऑफिसर और जवान के बीच में एक इक्वेशन होती है, तो वो इक्वेशन कब मजबूत बनती है, जब हम उनके साथ सोशली कनेक्ट होंगे, वो भी एक चीज होती है। और फिर मैंने जैसे आपसे कहा थोड़ा एक्सट्रोवर्ट होना पड़ता है, इंट्रोवर्ट होने से काम नहीं चलता। कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। इतनी बातें मैंने कर दी, आपको लग रहा होगा ये कुछ पढ़ाई वढ़ाई की बात तो करे नहीं, कि कुछ करंट अफेयर्स, कुछ सामान्य ज्ञान वगैरह कुछ होता नहीं है क्या आर्म फोर्सेस में? बिल्कुल होता है, सिर्फ उतना जो आप अपने माहौल को चारों तरफ देख रहे होते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कोई सवाल करूं कि साउथ चाइना सी में क्या हो रहा है, तो आपको मालूम होना चाहिए, आप इतने बड़े बच्चे जरूर हैं। जो चीन और गालवान वैली के बारे में तो आपको मालूम है, लेकिन अक्साई चीन कहाँ से शुरू होता है, ये सारी चीजें, ये तो एक हार्डकोर फौजी टॉपिक नहीं है, अब ये जनरल नॉलेज का सवाल बन गया है। तो लोकल भी ग्लोबल भी, इन सारे चीजों को आपको मालूम रखना चाहिए। रोज न्यूज़पेपर पढ़ना, मुझे सबसे ज्यादा जो कमी लगती है ना अपने शहर में विदिशा में, वो यही लगती है बच्चों कि हम अपडेटेड नहीं रहते। हम पुराना जो सुना हुआ है ना उसी को समझते हैं कि वो सच है, और जो पेरेंट्स ने बताया उसको भी एक्सप्लोर करना चाहिए, जरूर ढूंढ के देखना चाहिए। और अपने आंखों से जो चीज हम देखते हैं, अपने तरफ से जो हम नॉलेज लेते हैं, उस पे हमारा हमेशा के लिए अधिकार हो जाता है। तो दूसरी चीज ये है कि करंट अफेयर्स जो है वो एक बहुत बड़ी चीज नहीं है आर्म फोर्सेस के लिए। इतना है कि आपको डे टू डे न्यूज़पेपर्स आप पढ़ेंगे। मुझे याद है जिस दिन मैं गई थी उस समय 7th 5-year प्लान उसी दिन शुरू हुआ था। और जब मुझसे पूछा गया इंटरव्यू में कि आपका जीके कैसा, आपको कैसा जीके आपका है, तो मैंने कहा सर ठीक है, आई कैन, मतलब मैं डे टू डे पढ़ते रहती हूँ। तो उन्होंने पूछा कि आज की न्यूज़पेपर की हेडलाइन बताइए, और मैंने तुरंत बता दिया। तो 3 हेडलाइंस थी, उनमें से ये मुझे बहुत प्रोमिनेंटली याद है कि उस दिन 7th 5-year प्लान जो है इनॉग्रेट हुआ था और मैंने वो बताया था। तो ही वाज जनरली इम्प्रेस्ड। पर इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपसे इम्प्रेस भी होता है तो वो दिखाता नहीं है कि ही इज इम्प्रेस्ड। और उससे भी आखिरी में मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, जो आप सोचते होंगे अरे ये सबसे पहले होना चाहिए था, फिजिकल स्टैमिना। ताकत कहाँ होती है? ताकत यहाँ होती, ताकत यहाँ नहीं होती। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर आपके अंदर करेज है, बेसिक करेज, जिसको हम ऑफिसर लाइक क्वालिटी का सबसे अहम अंग मानते हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि आर्म फोर्सेस को स्पोर्ट्समैन चाहिए, चैंपियंस नहीं चाहिए। उनको ऐसे लोग चाहिए जो एडेप्टेबिलिटी रखे। उनको बंदर नहीं चाहिए कि हर जगह उछल के कूद के कुछ करने लग जाए। तो कई बार ऐसा हुआ है कि पानी गिर जाता है तो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में जो फिजिकल स्टेमिना का टेस्ट है वो कैंसिल हो जाता है, क्योंकि फिजिकल स्टेमिना एक ऐसी चीज है जो आप अक्वायर कर सकते हैं। वोकैबुलरी एक ऐसी चीज है जो आप अक्वायर कर सकते हैं। मोटा या दुबला होना एक ऐसी चीज है जो आप अक्वायर कर सकते हैं। तो जो चीजें आप अक्वायर कर सकते हैं उसको तो हम मारपीट के आपकी खूब स्ट्रगल करा के, खूब ताकत लगा के आपको हम बना ही देंगे। लेकिन अगर आपके अंदर बाकी चीजें नहीं है तो वो एक सोचने का विषय है। तो यहाँ तक आप मेरे साथ हैं जो मैं आपको बता रही हूँ उसमें? यस मैम। यस मैम। मजा आ रहा है कि बोर हो गए? यस मैम। मजा आ रहा है। और आपको मेरी पूरी आवाज आ रही है ना? यस मैम। यस ओके, यस मैम। आपसे सवाल लूंगी मैं बाद में, लेकिन अब मैं आपको खाली एसएसबी के बारे में थोड़ा सा बता दूं। जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, कहीं आप उसको गलती से स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड पढ़ लें तो ये मान लीजिएगा कि वो गलत लिखा है।
काफी सारे वेबसाइट्स में, मैं आज ढूंढ रही थी एक्चुअली, आप लोगों के लिए ही ढूंढ रही थी कि आप अगर हिट करेंगे गूगल तो आपको क्या मिलेगा। उसमें मैंने देखा एक जगह स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड लिखा था, विच इज इनकरेक्ट, ये सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने बताया, आपने एफ कैट दिया, फिर अगर आपके परसेंटेज भी अगर फर्स्ट डिवीजन के हैं ग्रेजुएशन में, तो आपको कॉल आता है इन्हीं, जो मैंने, अगर आपने एयरफोर्स का बोला है तो आपको एयरफोर्स के इन्हीं चारों सेंटर में से, देहरादून, वाराणसी, मैसूर या गांधीनगर में से किसी एक जगह से कॉल आएगा। आप जब यहाँ पहुंचेंगे तो पहले दिन वो आपको फर्स्ट डे एक मतलब आपके पास कुल 4 दिन होते हैं और बहुत कम समय में, 4 दिन में भी पहले दिन का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि पहले दिन ही स्क्रीन इन और स्क्रीन आउट होते हैं। तो उसमें पहले दिन जब आप आते हैं, आपके पास बहुत कम समय होता है और उतने कम समय में अपने एसेसर को इम्प्रेस करना भी एक आर्ट है। आर्ट का मतलब ये है कि आप अलर्ट रहेंगे तो कर पाएंगे। अगर आप लाउजी दूसरों को देख के, वहां पे बहुत लोग ऐसे होते हैं जो आपको इस तरह से बोलते हैं, मैं तो ऐसे ही यहाँ ट्राई करने आया हूँ, तो आप भी बोल दोगे हम भी ट्राई करने आए। ट्राई करने नहीं जाते हम कहीं। अगर हमें सफलता नहीं चाहिए तो हम जाते ही क्यों हैं वहां? कहते हैं ना, जिस गांव जाना नहीं उसका पता पूछने से क्या फायदा। तो अगर आप वहां आए हैं तो आपके अंदर तमन्ना तो जरूर है वहां जाने की, लेकिन जो पहले से 1-2 बार आ गए होते हैं वो चाहते हैं कि भाई आपका वो पहले ही डिमोरलाइज कर दे। तो वो बोलते हैं मैं तो ऐसे ट्राई करने आया हूँ, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मेरा तो यहाँ हो गया है, मेरा तो वहां हो गया है। तो इस सब के फेर में तो एक तो आना नहीं है, पहली चीज। अगर आपको आर्म फोर्सेस पसंद है तो अच्छा, फिर पहले दिन आपको एक हेजी सी पिक्चर दिखाते हैं। हेजी भी हो सकती है, क्लियर भी हो सकती है। तो मतलब आपको पहले वो रिसीव करेंगे, रिसीव करके आपको एक अपने प्रेमाइसेस में लाएंगे, फिर आपको वो एक नंबर्स देंगे, उसे चेस्ट नंबर कहते हैं, उसे आपको दिन भर पहन के घूमना होता है, क्योंकि आपको वो नाम से नहीं बुलाते, नाम तो आपका याद ही नहीं होगा, तो वो आपको चेस्ट नंबर 34, चेस्ट नंबर 22 ऐसे बुलाते हैं और आपको तुरंत रिस्पॉन्ड करना होता है। तो वो होता है। उसके बाद आप ये टेस्ट देने के लिए एक हॉल में बैठते हैं, वहां पे आपको एक हेजी या कैसा भी पिक्चर दिखाएंगे। वो पिक्चर किसी तरह का ऐसा हो सकता है कि एक आदमी कोई है तो वो गांव की तरफ एक पीठ में अपना एक रक्सैक लेकर और एक सूटकेस लेकर आ रहा है, उसने वर्दी पहन रखी है, या बिना वर्दी का भी कुछ हो सकता है, एक लेडी है जो प्रेग्नेंट है जो किताब पढ़ रही है, ऐसा भी हो सकता है। अब इस पे आपको क्या करना है, 30 सेकंड के लिए आपको पिक्चर दिखाई जाएगी और उस पिक्चर को देख के आपको एक कहानी लिखनी है, और कहानी लिखने के लिए आपको 3 मिनट का समय मिलेगा। उस कहानी की एक शुरुआत होनी चाहिए, उसमें एक स्टोरी होनी चाहिए, एक मैसेज, और अंत में उसका एक कंक्लूजन भी होना चाहिए। आधी अधूरी कहानी नहीं। वो आपका इंग्लिश लैंग्वेज का, लिटरेचर का टेस्ट नहीं करते, वो ये देख रहे हैं कि आप परसीव कैसे करते हो चीजों, क्योंकि कल को अगर आप एक ऐसी जगह में एनिमी टेरिटरी में पहुंच जाओ तो आपको बहुत सारे परसीव करने की, परसेप्शन की जरूरत पड़ेगी कि आप बाहर वहां से कैसे निकल के आओ या देश का फायदा करा के वहां से कैसे निकलो। तो ये होता है। और इसी दिन कुछ जगहों पर मैंने सुना है, ये मेरे लिए थोड़ा नया हो गया है क्योंकि बहुत सालों की बात हुई, तो उसमें वो ग्रुप डिस्कशन भी एक ऑर्गेनाइज करते हैं। लेकिन जनरली ये पिक्चर जो परसेप्शन वाला टेस्ट होता है, पिक्चर थीमेटिक एप्रिसिएशन इसको कहते हैं, एक थीम आपको दिखाई गई है उसके ऊपर, इस पे आपका स्क्रीन इन या स्क्रीन आउट होता है। आप स्क्रीन आउट हो जाते हैं तो मैंने बहुत से लोगों को कहते सुना है कि अरे हमारा तो इंटरव्यू में नहीं हुआ या हमारा इसमें नहीं हुआ। इस तरह का कुछ नहीं होता। एसएसबी में फेल होना, उसको फेल होना नहीं कहते। एसएसबी क्लियर ना करने को सिर्फ अनसक्सेसफुल कहते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। उसमें हो सकता है एक उनको रेटिंग चाहिए होती है, 70% से 90% क्वालिफिकेशन के लोगों को वो लेते हैं, जिनका उनके हिसाब से जो 70% के नीचे हैं या 90% के ऊपर, बहुत ही बुद्धिमान, बहुत ही अच्छे साइंटिफिक माइंड के लोग, वो भी नहीं लिए जाते। तो उसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है। जो लोग इस तरह से एसएसबी क्वालिफाई नहीं करते हैं, उन्होंने जिंदगी में बहुत अच्छे अच्छे बड़े मकाम हासिल किए हैं। तो आप जब स्क्रीन इन हो जाते हैं, दूसरे दिन आपका जो टेस्ट होता है वो आपको दिमागी तौर पर बहुत स्ट्रगल कराता है, थकाता नहीं है, क्योंकि अगर आपके अंदर वही, जैसे मैंने कहा, हर इवेंट को हर टेस्ट को एक नए इवेंट की तरह देखिए, उसको कंटिन्यूएशन में मत देखिए, हर एक में एक नई जान, नई एनर्जी के साथ। तो उस दिन भी अब आपको 20 पिक्चर्स दिखाई जाती हैं या 10 पिक्चर्स दिखाई जाती हैं, जिनपे आपको हर 10 पिक्चर्स दिखाई जाती है। इस पे आपको हर 3 मिनट में स्टोरी लिखनी होती है, और पिक्चर दिखाने का टाइम वही 30 सेकेंड होता है। तो इसमें आपको कोई जरूरी नहीं है कि फौज की ही एक स्टोरी लिखे। दुनिया में बहुत सारे अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे
स्वच्छ भारत एक कॉन्सेप्ट है, इस आपकी स्टोरी उस तरफ मोल्ड हो सकती है। एक कॉन्सेप्ट है प्रौढ़ शिक्षा, उस तरफ मोल्ड हो सकती है। झुग्गी झोपड़ी के लोगों को हाइजीन सिखाना, उस तरफ मोल्ड हो सकती है। तो इस तरह से आप अपनी स्टोरीज बनाने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर उसके तुरंत बाद होता है, आपको बहुत गैप नहीं मिलता, एक वर्ड एसोसिएशन टेस्ट होता है। उसमें आपको एक वर्ड 10 सेकंड के लिए दिखाया जाता है और उसी 10 सेकंड में आपको उसका एक सेंटेंस बनाना होता है। Again, as I said, this is not a test of English. This is a test of how you take that word. And these words are most of the time, they are negative words such as death, destruction, depression, sad. और इनसे आपको एक पॉजिटिव सेंटेंस बनाना होता है। और वो सेंटेंस पूरा हो ये जरूरत नहीं है। Like if you have to, if the word is depression, I'm just giving an example. You can say, listen to music. That means if you have depression, listen to music. That becomes a sentence. For them, they come to know that how positive you are. So it is not a test of your English. It is a test of your ability to take that word and use it in your own language. Then there is a situation reaction test. They give you 20 or sometimes 60 detailed situations. You get 1 minute. आपको एक मिनट मिलता है उसका जवाब देने के लिए। शायद मैं जो बोल रही हूँ वो आपको लंबा लग रहा है, पर मैं बताना इसलिए चाहती हूँ कि ये सब चीजें जब आप देखें, जो आपको YouTube वीडियो मिले या आपको जो स्लाइड्स मिले, तो आप इसको रिलेट कर सकें कि एक वर्ड एसोसिएशन टेस्ट था, एक थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट था और एक सिचुएशन रिएक्शन, सिचुएशन को एप्रिसिएट करने का टेस्ट है। जैसे एक सिचुएशन हो सकती है कि आप एक कमरे में अचानक सांप आ गया, तब क्या करोगे? तो इसमें कुछ लोग कहते हैं मार डालेंगे। प्रैक्टिकली है क्या ये पॉसिबल? नहीं है पॉसिबल। तो आप क्या करेंगे? आप आवाज कम कर, या तो तेज आवाज करके उसको उस तरफ से आवाज करेंगे जिधर वो सांप ना आ पाए और जिससे वो बाहर की तरफ निकल जाए। एक तो वो कर सकते हैं, दूसरे कोई बकेट लाके उसके ऊपर रख सकते हैं। जैसा भी सुविधा हो, जो प्रैक्टिकल हो। एक आप लोगों के लिए एक ऐसा भी टेस्ट वो पूछ सकते हैं। आपको इसमें हैरान होने की जरूरत नहीं है कि मान लिया आप अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ कहीं घूम रहे हैं, वो अकेली जगह, सुनसान जगह है, और अगर आपको कुछ लोग मारने के लिए या कुछ लोग अटैक करने के लिए आते हैं, गलत इरादे से आते हैं, तो आप क्या करेंगे? तो आप ये नहीं बता सकते कि आपके स्कूल में, क्योंकि स्प्रिंगफील्ड में कराटे सिखाया जाता है ताइक्वांडो, तो आप उसको पीटेंगे। तो ये तो बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है ना। आपको बोलना है कि हम अपने जो भी पार्टनर उसका हाथ पकड़ के हम भाग लेंगे जिस तरफ क्राउड है, चिल्लाते जाएंगे बचाओ बचाओ और समथिंग। भाई सबसे प्रैक्टिकली यही पॉसिबल है। इसी तरह से एक सवाल आता है कि अगर आज आपकी फीस की लास्ट डेट है और आपका बैंक बंद है और आपके पेरेंट्स जो हैं वो घर पे नहीं है, तो आप क्या करोगे? आप कैसे फीस भरोगे? अगर मैं ये सवाल आपसे पूछूं तो आप क्या जवाब दोगे? कोई एक बच्चा मुझे जवाब दे कि आज आपकी फीस का लास्ट डेट है, क्या करोगे आप? मैम स्कूल वालों से मैम थोड़ा टाइम की रिक्वेस्ट करेंगे मैम। अच्छा, और कोई एक आध और? मैम सेविंग्स में से मैम जितना हो मैम उसकी हाफ फीस दे देंगे मैम। फिर मैम रिक्वेस्ट फीस की एप्लीकेशन दे देंगे। I can borrow from someone. Good ideas. Anyway, बट इसका जवाब ये भी तो हो सकता है कि सर मेरा काम इतना ऑर्गेनाइज होता है कि मैं कभी लास्ट डे तक फीस के लिए ऐसे सबमिशन के लिए रुकता ही नहीं है, रुकती ही नहीं, मेरी तो फीस हमेशा सबमिट हो जाती है टाइम पर। ये भी तो एक जवाब हो सकता है। This brings out your personality, isn't it? तो ये मेरा कहना ये था कि ध्यान ऐसे जाना है, प्रैक्टिकल भी और थोड़ा सा आपकी यूनिकनेस भी नजर आनी चाहिए कि आप कितने प्रिंसिपल्ड इंसान है। तो ये हो गए हमारे दूसरे दिन के टेस्ट। और तीसरे दिन या ये आगे पीछे हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी ने आपको बताया कि दूसरे दिन ये सारे टेस्ट होंगे तो दूसरे दिन ना होंगे, वो तीसरे दिन वो हो सकते हैं। अगले दिन होता है ग्राउंड टास्क के टेस्ट, उसमें ये ग्रुप टेस्ट होते हैं। तो आपको एक पहले तो आपको कमांडर बना दिया जाता है कि भाई आप कमांडर हैं और आपकी सेना ऐसी जगह में फंस गई है, अब आप इसको दूसरी तरफ कैसे लेके जाएंगे। एक जगह आपको कमांडर बनाते हैं, दूसरी जगह किसी और आपके दोस्त को कमांडर बनाते हैं और आपको उसकी हेल्पर की तरह बनाया जाता है, क्योंकि एक अफसर होता है फिर एक जवान होता है जो उनकी हेल्प करता है। ऐसे ही जवान अफसर की कई बार जब हेल्प करने जाता है तो उसके पास भी एक अच्छा आइडिया होता है, ये भी होता है। जैसे मैंने कहा ये टीम का काम है। फिर ग्राउंड पे और भी ग्रुप टास्क होते हैं जो आप मिलके करते हैं।
कमांड टास्क होते हैं जिनको आप अकेले एज अ लीडर करते हैं, इन सब चीजों में। और फिर एक ग्रुप डिस्कशन भी होता है जहाँ पे आपकी एबिलिटी पता चलती है कि उस 8 लोगों के या 10 लोगों के ग्रुप में आप कैसे स्टैंड आउट करते हैं। तो उसके लिए कोई हल्ला करने की या तुम चुप रहो कहने की जरूरत नहीं है, उसको कोऑर्डिनेटर बन के भी किया जा सकता है। जब आप देखें कि आपके आसपास के लोग बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, तो आप किसी एक को मौका देते हुए, जो आपको वीक लगे उसको मौका देते हुए आगे आइए कि आप इनका आपका पॉइंट सुना था, अब इनका भी सुनिए। इस तरह से ये आपको बाकी एसएसबी के सेंटर्स भी सिखाते हैं, लेकिन जो उस समय आपको सबसे सही लगे वो आप करिए, क्योंकि ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि आप बहुत ही कुक्ड अप होके आए हो। आपको अंदर से अपने ऑफिसर लाइक क्वालिटीज इम्बाइब करनी है, डोंट हैव टू कुक अप योरसेल्फ। और जब आपका ये ग्राउंड टास्क होते हैं तो 2-3 चीजें देखी जाती है कि एज अ कमांडर जब आप जा रहे हैं तो आप अपना डिसीजन मेकिंग कितना इस्तेमाल कर रहे हैं और दूसरे की सलाह पे कितना टिक रहे हैं। ऐसे ही जब आप एज अ सबऑर्डिनेट जाते हैं उसी कमांड टास्क में, जब दूसरा कमांडर है तो आप अपनी नहीं चलाते हैं या उसकी बात सुनते हैं। ये भी देखा जाता है कि आप कितने अच्छे से आदेश मानते हैं और आप कितने अच्छे से लीड करते हैं, कि दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये दोनों देखा जाता है। अब जब ये टास्क हो जाते हैं, उसके बीच में कहीं इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू जो होता है वो करीब 50 मिनट भी हो सकता है, 25 मिनट भी हो सकता है। और इंटरव्यूइंग ऑफिसर का चेहरा बड़ा फ्लैट होता है, ऐसा लगता है कि वो आप में इंटरेस्टेड ही नहीं है। कभी वो अपने हाथ की उंगली में कुछ अंगूठी घुमाने लगेगा, कभी वो अपना ग्लास लेके आड़ा टेढ़ा करने लगेगा। वो बेसिकली आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए होता है कि आप उसके बाद भी कितने फोकस्ड हैं। तो ये इंटरव्यू करीब 25 मिनट से 55 मिनट तक भी चल सकता है। और आखिरी दिन होता है फिर कॉन्फ्रेंस, जिसको कॉन्फ्रेंस इन कॉन्फ्रेंस आउट भी कहते हैं। उसमें 7 से लेकर 9 तक जितने भी उन दिनों जो ऑफिसर होते हैं, जो अलग अलग जगहों पर हमें टेस्ट कर रहे होते हैं, कोई साइकोलॉजिकली टेस्ट कर रहा होता है, कोई हमें ग्राउंड पर टेस्ट कर रहा होता है, तो वो सारे लोग मिलकर एक जगह बैठते हैं। और वो कैंडिडेट्स जो कि हो सकता है कि उन्होंने 2 लोगों के साथ बहुत अच्छा क्वालिफाई किया हो, 3 के साथ, तीसरे के साथ ना कर पाए हो, तो उनके फेट पर डिसीजन होता है। कुछ लोग क्लियर इन होते हैं, कुछ लोग क्लियर आउट होते हैं। और ये बीच वालों के लिए कॉन्फ्रेंस जो होती है, उसमें 1-1.5 मिनट के लिए आपको अंदर बुलाते हैं। आपका आना और जाना कैसा है उस पे भी नजर होती है। तो इस सब में व्हाट आई हैव टू से इज you have to rise and shine in each of these tasks, and this is what is the composition of SSB. So while I have told you all this, I remember there was a question which I received yesterday from one of you कि ये मैं अभी ही बता देती हूँ क्योंकि इसको मैं अलग से नहीं रिप्लाई करूंगी, कि क्या कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है फ्लाइंग के जो फाइटर पायलट्स हैं और जो ग्राउंड ड्यूटीज वाले हैं उनमें। तो मेरा इस पे एक छोटा सा सवाल ये है कि क्या कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है कि हमारी जो ये उंगली है ये कम इम्पोर्टेंट है, या कान कम इम्पोर्टेंट है, या नाक कम इम्पोर्टेंट है, या शायद आईब्रो ही इम्पोर्टेंट नहीं है। कुल मिला के हम एक पर्सनालिटी तो तब बनते हैं ना जब हमारा सारा एक एक जो पुर्जा होता है वो मिलके काम करता है। तो किसी को कम या किसी को ज्यादा ऐसा कुछ नहीं माना जाता। एक जहाज उड़ ही नहीं पाएगा अगर एडमिनिस्ट्रेशन की ब्रांच ठीक से काम ना करे, अगर लॉजिस्टिक्स वाले जहाज समय पे खरीदे ही ना, या पायलट के कपड़े ही ना खरीद पाए, या उसका गॉगल ही ना खरीद पाए, या उसका हेलमेट ही ना आ पाए, टेक्निकल जो है इंजीनियर्स अगर इंजन की सर्विसिंग ना कर पाए, डॉक्टर सुबह अगर पायलट को फिट ना घोषित करे, मौसम विज्ञान वाला अगर ये ना बताए कि मौसम किस लिहाज से चल रहा है तो पायलट कैसे फ्लाई करेगा। तो मेरा ये कहना है कि आर्म फोर्सेस में और इंडियन एयरफोर्स में खासतौर पे हम एक बहुत ही कोहेसिव टीम होते हैं। जैसे आपके स्कूल में किसी भी टीचर का काम हम कम नहीं आंक सकते, कॉर्पोरेट सेक्टर में हम एचआर का, मार्केटिंग का, किसी का काम कम नहीं आंक सकते। उसी तरह से केवल हाँ, आपका जो ब्रांडिंग का जो फेस होता है, मार्केटिंग में मार्केटिंग का मैनेजर होता है और एयरफोर्स में शायद फाइटर पायलट, पर ऐसा कुछ नहीं है। ये एक कोहेसिव टीम है। एंड विद दिस I come to an end of what I have to speak to you. If I've taken your more time, I'm sorry, but I am here to take all your questions, and to my abilities, I'll try to answer them. Hello.
Priyambada, beta, you can start with further questions. Priyambada, are you there? Thank you so much, ma'am. That was truly excellent and motivating. Priyambada, can you start again, beta? Yes, sir. Yes, ma'am. Good afternoon, everyone. Welcome to the informative session of 9th Fund Springfield World Students for the academic year 2020-2021. The school aims to Priyambada? facilitate holistic learning and yes, ma'am. Priyambada, start with where you take questions from students. Yes, ma'am. Okay, ma'am. Our first question is from Mahira Khan from grade 8. IT team, can you please have Mahira? Thank you, Priyambada. Good evening, ma'am. Your words were truly motivating. I would like to ask, being belong to a small district, Vidisha, how did you think 27 years ago to join Air Force when girls did not have much freedom as compared to boys at that time in 1993? That's a beautiful question. I didn't get your name, beta. What's that? Ma'am, Mahira. Mahira. 27 years ago, you have seen a photograph of mine, which was in uniform when I was 3 years old. So I suppose destiny had started from there. And when, in fact, I lost both my parents when I was 20 years old. So I decided to, take that as a challenge because I didn't have any other choice. So I was very keen to join any service which has uniform. And that was the time I wanted to join Indian Police Services. But to my good luck, I saw this newspaper advertisement and I saw that this was for the first time armed forces were opening up for women, and that service was only for 5 years. But I thought this is somehow we have, I'm sure you have something that you know that this much I can do. So I had that kind of an inclination. This is a correct fit for me. If I perhaps apply, the only hitch which I had was I was from a very, very Hindi medium education. My entire education was done through Hindi medium. So I was slightly hesitated that if I go there, I may not compete with the people who come from metropolitan cities. But the thing is, it is only that initial inhibition. Once you once you go beyond all your inhibitions, then there is only was my roots, and my father, my mother, both were very, very. They have given us those kind of value system. कि एक तो कहीं डरना नहीं है और कहीं रुकना नहीं है. तो आई सपोज पहले भी जब हमारे समय में भी इतना पुराना माहौल नहीं था, women were doing very well. हमसे पहले किरण बेदी निकल चुकी थी. So that way, but thank you very much for asking this question. It is all within you. The more you exploit your own qualities, the more you go ahead. Thank you, ma'am, for giving the answer. Thank you so much. Our next question is from Mishti Vishwas from grade 10. IT team, can you please have Mishti? Thank you, Priyambada. Good evening, ma'am. I'm Mishti Vishwas of grade 10. I am truly amazed and inspired by you. I would like to know what is the logistic branch in Air Force and how was your training? And being a woman, what challenges did you face? Hi, Mishti. That's a beautiful question. Logistics branch encompasses the
entire supply chain and inventory management of Indian Air Force. Any war can be won or can be lost if you don't have proper logistical supplies. Logistics meaning, for the Air Force parlance, it means you have to buy the aircrafts, you have to buy the aircraft spare parts, then you have to stock up all of them to a particular time, till a particular time limit. You also keep some war reserve, because if war happens, then suddenly you can't go to some Russia or some other country, you go give me that spare now. So that is the stocking up, and then taking all the spares to a required destination, such as if some place the aircraft is N-32 is being operated and they need a particular spare. So I am supposed to be utilizing the most effective, expeditious mode of transportation to take it to that place. Besides, we also do a lot of contracts for the Indian Air Force, against which we get the pilots' clothing, the clothing for our jawans, their specialized shoes, their specialized helmets, anything which is related to food, supplies, and aircraft spare parts. Everything is procured and transported by the logistics branch of Indian Air Force. It's a wonderful and very challenging job. Mishti, did I reply to you? Yes, mom. Thank you, mom. You were truly amazing. Thank you so much. Our next question is from Samarth Chokse from grade 9. IT team, can we please have Samarth? Thank you, Priyambada. Good evening, ma'am. As you made us learn a lot, really, I felt blessed to meet such an intriguing personality. I am a grade 9 student and wants to join Indian Air Force. So, how must I prepare myself to get selected in Air Force? As I told you, a lot of things which I told you about, you start doing from now. Which class you are in? 9th. 9th, this is the right time. So, from here, you start imagining that you actually have to go to the Indian Air Force and start taking leads, start taking initiatives. मतलब आलस वालस करने में काम नहीं चलेगा. You really have to work towards that. और आपको, you don't have to, extraordinarily do anything. You only have to participate with your friends, with your extracurricular activities and things like that. So slowly you would know what I'm talking about. I have told you the entire thing about the heart qualities, the mind qualities, your reflexes, your team building. So all of it. When you start working on them from now, nobody can stop you from entering in the Indian Air Force. Did I reply to you? Yes, ma'am. Thank you, ma'am, for your insightful guidance. Thank you so much. Our next question is from Anjali Babele from grade 9. IT team, can you please have Anjali? Good evening, ma'am. Your words were truly motivating. Ma'am, my question is, as 20 of our great soldiers were killed in Galwan Valley of Western Sector, we salute their martyrdom. But this situation needs a firm and appropriate response. Ma'am, what are your views on this? I'm so happy to hear that you people are updated with the news, and this was really a very sad episode that we had to give up our so many soldiers, some because of the fight which happened, some because of the extreme cold weather, because they all had, some of them had fallen from there and they got into that Galwan river and got frozen. So now, one thing I want to assure you, the armed forces of India are capable enough. We have everything what the China can threaten us with. We can also threaten them with a similar kind of thing. Now, you have heard about Rafale coming in. And another thing is, our soldiers are much better than worldwide soldiers, because the kind of spirit our soldiers have, bravery is one thing, but the kind of, जिसको हम जज्बा कहते हैं, नमक नाम निशान, इसके लिए भारत का कोई भी फौजी मरने को तैयार हो जाता है. नमक यानी देश का नमक, नाम यानी अपनी पलटन का नाम, और निशान यानी पलटन का और सेना का निशान.
तो इसके लिए हम तिरंगा, तो इसके लिए कोई भी सैनिक मर जाने को तैयार होता है, शहीद हो जाने को तैयार हो जाता है। लेकिन कई बार जो पॉलिटिकल विल होती है दोनों तरफ की कंट्रीज, केवल हमारी ही नहीं, हमारी पॉलिटिकल विल तो है कि हम चाहते हैं चीन अपनी जगह से जो है, पर इसमें in the entire episode I must tell you China has this tendency, they are unpredictable people and they have a kind of insecurity. If you are more well versed with the world news, you will see that they are threatening, China is threatening Australia, Canada, Taiwan, Vietnam, everybody, Malaysia, Hong Kong, you name a country, Chinese people are threatening them in some way or the other. So whereas I'm so happy with the concern which you have expressed, at the same time, the day the leadership of the country will order our armed forces, we are able to go and reclaim our territory from the Chinese people. But most of the times it is important. Sometimes if you have heard about, okay, go read about John F. Kennedy. There was this episode of Cuba. There were some missiles were launched. Missiles were placed there, and people of America wanted him to take an action immediately. But he did not take the action at that time because maybe some political mileages which we do not understand will come through later. So I'm very, very proud of those 20 soldiers. At the same time, let's wait and watch. This is my answer. And we are capable enough. Ma'am, I want to say one shairi. Sure. Can I say? What? अपना घर छोड़कर सरहद को अपना ठिकाना बना लिया, अपना घर छोड़कर सरहद को अपना ठिकाना बना लिया, जान हथेली पर रखकर देश की हिफाजत को अपना धर्म बना लिया. बहुत बढ़िया. Thank you so much. God bless you. Salute. God bless. Jai Hind. Yeah. Our next question is from Chirag Samaya from grade 10. ITT, can you please help Chirag? Thank you, Priyambada, for inviting me. Good afternoon, ma'am. Your session was truly mesmerizing. Ma'am, I would like to ask how you have turned COVID-19 into an opportunity, as it's a challenging time for all of us. Okay. I have a friend called Rajlakshmi Manda. She's a very, very brave lady, and she's so brave that, and she has so much of strength that she can pull a truck through her hands. She is now what she started doing for the entire Delhi police. She decided to prepare some kadha. It is basically an immunity drink. And she started doing and going and distributing it to them, to every colony of every locality of Delhi, and about more than 40,000 cups of that immunity drink she prepared. So I helped her in some way in terms of getting material, getting certain things available to her, and getting certain people available to her. Later, when her immunity drink was much appreciated by the IG police and everybody, then Rajlakshmi started making it as a small scale thing. So far, whatever she has spent, it was all from her hard-earned money. But now she is making that, and I also help her out to make a reach to other people. And this woman is a self-made person, an unmarried woman. So I appreciate a lot, and I've been helping her out. That was one thing which is like, it was an adversity, and she made it an opportunity. So I helped her out. That was one part of it. The other thing is the small scale things wherein we have these guards and other people who are securing our premises. So from our house, we sometimes go talk to them, because talking to them is also very important. They are doing a lot for our society, lot for people, lot of one is security, other is checking everybody who's coming in and out, who is not corona infected and things like that. So we go spend time with them. So that is another thing which we do, and we do it on a regular basis. I suppose within our limited
doing, because now again Delhi, the rates of COVID infected patients are reducing. However, still there is a kind of lockdown situations there, so nobody comes out. So whatever I'm doing, and then the third thing is talking to good people like you, good schools, good teams like you. That is another third thing I'm doing. Very important thing. Thank you, ma'am. Thank you so much. Our next question is from Shravan again from grade 9. IT team, can you please have Shravan? Thank you, Priyambada. Good afternoon, ma'am. You were truly amazing and inspiring. Ma'am, as you achieved prestigious position in a very short span of time, I would like to ask that what was your greatest achievement in your life? My greatest achievement is yet to come. Shagun? Shagun is your name? Shravan. Ma'am, Shravan, yes. Shravan. My greatest achievement is yet to come. Till now, I have just fulfilled certain responsibilities which my late parents have given it to me, assigned it to me. That was both the sisters. I had raised them, their school education, college education, and then one of them she was an editor in Femina, which is a Hindi magazine earlier, and the other one became a lieutenant colonel in the Indian Army, and then I got them settled with their lives. I suppose some greatest achievement which you are indicating at is yet to come. God has been generally kind, and I have been getting the company of good people like you and like your team. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. All questions were very well answered. Now, I would like to bring my principal, Mrs. Richa Kable, ma'am, to say a few words. Over to you, ma'am. Sorry, ma'am. Thank you so much. Even Yuvraj had a question. Yuvraj Singh. Yes, we can. Yuvraj, unmute yourself and ask the question. I'm waiting for that question, Yuvraj. Unmute yourself, Yuvraj, and ask the question. I think so Yuvraj is facing some network issue at his part. So I requested... He can just type text his question. Yeah, Can exactly. I asked what to say. So let me just open the chat box. Okay. Students, do you have some other questions? Can I see anyone who would really give it a serious thought to join the armed forces someday? Anybody? Can I see some hands raising or something? Ma'am, I have a question. Ma'am? Yes, Shravan, do you have any more questions? Yes, ma'am. Ma'am, what is GI Bill? Sorry? Ma'am, GI Bill. To my information, DI Wing. Ma'am, GI Bill. Can you just put it in that chat box? No, how to do it? Just text me.
When you can mention your question in the chat box. He wants to say GI. I actually couldn't get it. Anybody who has heard it, if Edwin, if you have heard it, kind of text it to me. I think he is asking for GI Bill. He has written GI Bill. It's there in the chat box, ma'am. Okay, GI Bill. So I have no clue. Where did you get to hear this word? While reading or listening to what you have heard that? Ma'am, actually, I searched on Google about Air Force and I saw on Google. I suppose it could be something else because to my information, GI Bill, I really have never heard this thing. But I just looked it up on Google. GI Bill is something about it's about veterans returning from World War II. So it's an American bill passed for U.S. military veterans. Okay. I also by the time I also tried Google and I found it. So this is not concerning with the Indian Air Force, of course, but yeah, for the sake of general information. Thank you so much. I'll get myself educated today on that. Thank you so much. Thank you, ma'am. Okay, there's a question from Yuvraj. Is there in chat box? Okay. I wanted to know about physical requirement as I have flat feet. Can I go through this Indian? Okay. In which class you are in, Yuvraj? He is in which class, madam? He's in grade 7, ma'am. Because if he starts sitting in Vajrasan from right now, you know Vajrasan? Everybody knows it? I'm sure school yoga teacher will tell you, start sitting in Vajrasan for half an hour in the morning, half an hour in the evening. And that will solve your problem. Flat feet is one thing which you're born with, but you can beat that also if you start doing Vajrasan on a regular basis. This I've heard. I have actually not experienced, but I've heard. So Yuvraj can do that. Flat feet, of course. For the Air Force, it is not as Air Force physical standards are not as stringent as Army because they also have problem with knock knees, which again is curable if you start doing from now. Pull your knees apart, keeping both the feet together. So that will clear your knock knee problem. And the other is Vajrasan. If you have 3-4 years, you can easily overcome this. So there is nothing which can stop you. Okay, thank you, ma'am. Students, do you have more questions? I think ma'am has covered each and everything. Okay, Anjali, do you want to ask something? Yes, Peter. Ma'am, what is ASVAB? AS? VAB. Yes, ma'am. Again, if you could tell me the context, I would look for it. Because ASVAB is. Yes, ma'am. It is some kind of test. ASVAB is a test in the armed forces. So far, I have no idea if there is a test like that. That's not relevant to Indian armed forces as well. That's not relevant to Indian armed forces. Yep. That is again United States. It's related to US military. I just got that. Okay, so that you will have to do the honors yourself because I'm happy to see that children are exploring a lot. Good thing, but that is not related to Indian Air Force, so my information is little lesser on that. Anuma ma'am, I think what's happening here is the students don't want you to go and want to continue interacting. No, I really enjoyed their company, but I only hope that it is of some value.
That's the only intention which I had. Will be definitely of value because you have been at utmost truly insightful and very enlightening for the students here, and I'm sure that they would be very much. Thank you. Okay, so I would like to conclude this insightful and informative session by thanking our guest speaker for today, Anuma Acharya ji, for spending her valuable time with us and sharing her words of wisdom, especially with Springfield World School students. Ma'am, really, you are truly amazing, and definitely our students have enjoyed and learned a lot from you. I was just thinking that this webinar should not get end. So student, it must be clear to you all that great things never come easy in life. Anuma Acharya ji, ex-wing commander of Indian Air Force, is a hard worker and has always walked the extra mile for the development of Vidisha, and her life paved a way beyond the horizon. Last but not the least, I express my gratitude to dear parents who have given their valuable time and accompanied their children in this webinar. Thank you so much. Thank you so much, team Springfield, and the parents and the students. God bless you. It was such a wonderful thing to be with you. Thank you.